इस वीडियो में क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है एसिड्स एंड बेसिस, उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि पूरा जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है वो आपको क्लियर करें, जिससे आप वो बेस लेते हुए डेफिनेशंस को लर्न करें। तो मैंने बीच बीच में कुछ की पॉइंट्स दिए हैं और लेसन के टॉपिक्स को थॉरली समझाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है ये चैप्टर आपका एसिड्स एंड बेस है। तो सबसे पहले एक बेस लेवल पे बता दूं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर माने खट्टे होते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ओके। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में कलर जो है वो लिटमस पेपर का रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड इन द केस ऑफ बेस, लिटमस जो पेपर होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी बी से बेस है और बी से देखिए लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। तो बेस के केस में लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज होता है और एसिड के केस में लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज होता है। तो इस तरह से ये एक बेसिक डिफरेंस है एसिड और बेस में है। आइए अब समझते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसिड और बेस के में क्या डिफरेंस है। तो जब भी कोई आपका कंपाउंड है उसको आप पानी में डालते हैं तो वो अगर H+ आयन या H3O+ ये मतलब हाइड्रोनियम आयन को अगर ये देता है तो ये एक एसिड है। और अगर किसी चीज़ को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और वो हाइड्रोक्सिल आयन देना है यानी OH-, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन वो देता है तो वो बेस होता है। इसके बाद मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि जैसे एसिड का एग्जांपल है HCl H2SO4, बेस का एग्जांपल है NaOH NH4OH। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड में देखिए इट टर्न्स लिटमस पेपर इनटू रेड और बेस जो है इट टर्न्स लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और पीएच वैल्यू अभी मैं आगे बताऊंगी आपको क्या होती है। पीएच वैल्यू एसिड की 7 से कम है, इट इज़ लेस देन 7, एंड बेस के लिए पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जैसे अगर 8, 9, 10, 11 कुछ ऐसे है, पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस एक बेस है। अगर पीएच वैल्यू किसी की 7 से कम है तो वो एक एसिड होता है। ये भी पिछले उसमें स्लाइड में मैंने आपको बताया कि वो H3O+ या H+ देता है तो एसिड होता है। देखिए वो किस तरीके से है कि अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये H2 और एक H और मिलके H3O+ बनाया और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस निकल गए। तो जब ये पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस देता है या मान लीजिए H+ निकलता है तो वो वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो वो एक एसिड होता है। इसी तरीके से किसी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो एक बेस है NaOH जैसे, तो देखिए सोडियम अलग हो गया Na+ और OH- ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जो चीज़ हाइड्रोक्सिल OH- देती है हाइड्रोक्सिल आयन उसे बेस कहते हैं, और जो H3+O देता है यानी हाइड्रोनियम आयन उसे एसिड कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट एसिड और बेसिस का एक चार्ट बनाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मेन एसिड्स हैं और इधर की साइड मेन बेसिस लिखे हैं। जैसे पहला एसिड है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसी तरह से बेस हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी बेस में देखिए पीछे हाइड्रोक्साइड लिखते हैं और देखिए OH लगा हुआ है, और एसिड में देखिए पीछे एसिड लिखते हैं और इसमें देखिए हर उसमें H2SO4 HNO3 COOH इसमें आपका H लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये एसिड और बेस है मेन आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी बुक में कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको ये समराइज़ किया गया है। आप इनको याद करके उन इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशंस याद करने की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला इक्वेशन है एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मेटल। कोई भी मेटल ले लीजिए, उसमें अगर एसिड डाला जाता है तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई मेटल है जिंक, तो मेटल की जगह हमने जिंक लिख दिया और एसिड की जगह हमने लिखा HCl। तो देखिए आपका जो सॉल्ट बनेगा वो ZnCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो मेन बात क्या आपको याद करनी है कि जब भी किसी मेटल पे एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलती है, ठीक है। इसके बाद आप पहले थर्ड वाला देखिए, एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मेटल ऑक्साइड।
अभी तो वो केवल मेटल था। अब अगर मेटल की ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए ZnO या Cu2O, तो ये मेटल की ऑक्साइड हो गई। इस पर एसिड डालते हैं तो सॉल्ट बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनता है। तो बस ये डिफरेंस है। तो अगर मेटल पे एसिड डालते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, और मेटल ऑक्साइड पे एसिड डाला जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसके बाद अगर किसी एसिड पर, अगर किसी मेटल का कार्बोनेट है उस पर एसिड डाला जाता है, मेटल का कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। तो कोई मेटल कार्बोनेट आप ले लीजिए, मान लीजिए Na2CO3 है, तो आप इस तरीके से मान लीजिए कोई HCl आपने ले लिया, HCl एसिड ले लिया, तो मेटल कार्बोनेट आपने Na2CO3 ले लिया, दोनों को आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा, यानी NaCl सॉल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। यानी जब भी कार्बोनेट अगर आपका है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर निकलती है और वाटर निकलता है। यानी किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए वाटर ज़रूर बन रहा है, ठीक है। और अगर सिंपल मेटल और एसिड है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर बेटा एक बात ये कहूँगी कि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेस लेकर आप अपनी बुक के जो इक्वेशंस हैं उनके साथ चेक कीजिएगा, तो आपको बहुत आराम से इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस याद हो जाएंगी। आप उसमें ये देखिएगा कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, कि मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है, कि मेटल कार्बोनेट के साथ हो रहा है। अगर CO3 है तो वो कार्बोनेट है, ऑक्सीजन लगा होगा तो वो ऑक्साइड है, और सिंपल कोई मेटल लिखा होगा जैसे जिंक है, सोडियम है, तो वो मेटल होगा। अब बेटा आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इसे हाथ से जानबूझ के बनाया है। कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक स्टैंड पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में देखिए आपका लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 5 ml, तो ये एसिड है, और इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, यानी जिंक आपका मेटल है। तो अब देखिए आपका जो मैंने पहला रिएक्शन बताया था, किसी मेटल पर एसिड डाला गया, ठीक है, तो उसमें से सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उसको फिर जब गैस निकलती है तो उसको सोप सोल्यूशन से पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के देखिए बुलबुले निकल रहे हैं। अब इस गैस को हमको चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। उसके पास हमें कैंडल लाएंगे जलती हुई। अगर जलती हुई कैंडल से पॉप का साउंड आता है, एक धमाका जैसा छोटा सा आता है, तो वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। तो इसकी जो गैस निकलती है उसको सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं और कैंडल से चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। तो अगर कहीं पर पॉप साउंड कोई गैस करती है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। इसके बाद लेसन के बीच में एक टॉपिक और आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कि अगर एसिड और बेस दोनों को एक साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई HCl है और आपका बेस हो गया मान लीजिए NaOH, इन दोनों को रिएक्शन करा देते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है। तो इस तरह का रिएक्शन जो होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका समराइज वे में मैंने लिखा है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड का जो फॉर्मेट है H/X लिखते हैं, बेस का MOH, क्योंकि बेस है तो वहाँ OH लिखा जाएगा। इस तरह देखिए जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जो X है ये M के साथ रिएक्शन किया, यानी आपका जो पीछे का क्लोराइड है या सल्फेट है, ये बेस का मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। और एसिड का एक हाइड्रोजन आयन और बेस के OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस, ये आपस में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसके बाद मिडिल एरिया में एक डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। तो वो जो नया कंपाउंड बनता है जिसमें अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी सॉल्ट के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, इसका जो केमिकल नेम है वो है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें अटैच है तो इसे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट किया जाता है। कहीं पर ये वाटर मॉलिक्यूल 2 होता है, कहीं पे 7 होता है, कहीं 10 होता है, कहीं 5 होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होने की वजह से कलर भी चेंज
होता है। तो इस तरीके से, और ज़्यादातर हम जब इसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हट जाते हैं और फिर हमको दूसरा कंपाउंड मिलता है। कोई भी कंपाउंड को पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको पता करने के लिए एक पीएच स्केल यूज़ की जाती है। वो पीएच स्केल हमको बताती है कि वो अमाउंट स्ट्रॉन्गली एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, कि उसका नेचर कैसा है। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन है, द स्केल गिव्स मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। क्लियर? तो यदि मान लीजिए किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो वो जो हमारा कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो कंपाउंड एसिडिक है, यानी वो एसिड है। और अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो एक बेसिक कंपाउंड है। दूसरी बात यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि जैसे मान लीजिए जितना कम उसका पीएच वैल्यू है, जैसे किसी चीज़ का पीएच वैल्यू 1 है और किसी चीज़ का पीएच वैल्यू 5 है, तो 1 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और 5 जो है वो उससे वीक एसिड है, लेकिन 5 एक एसिड है। इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उससे आपको समझाती हूँ। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ABCDE ये 5 एलिमेंट्स दिए हैं जिनकी पीएच वैल्यू दी हुई है। जैसे A की पीएच वैल्यू 4 दी हुई है, B की पीएच वैल्यू 1 है, C की पीएच वैल्यू 11 है, D की 7 है, E की 9 है। तो हमने पीएच स्केल बना के 7 को बीच में रख के उसको अरेंज कर लिया 1 2 3 4 के हिसाब से, और फिर उसी हिसाब से ABCD मार्क कर दिया। तो अब देखिए 1 जो है वो B की पीएच वैल्यू है और वो सबसे किनारे है, ठीक है, सबसे कम है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। या लाइन से चलिए, देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, न्यूट्रल कौन सा होगा? न्यूट्रल यानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। जनरली वाटर को न्यूट्रल कहा जाता है और उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो डी जो है आपका कंपाउंड वो न्यूट्रल कंपाउंड है। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेस, ठीक है। अगर कहीं अल्कलाइन लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेस होता है, क्योंकि जितने भी बेसेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। तो अब आप देखिए, एक जो 7 के इधर 2 वैल्यूज़ हैं, 9 है और 11 है, तो जो सबसे साइड में होगा, ठीक है, तो 11 देखिए साइड में जा रहा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। तो सी वाला 11 जिसकी पीएच वैल्यू है ये स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कह सकते हैं। इसी तरीके से बी जो है इसकी सबसे कम पीएच वैल्यू है यानी 1, ये सबसे साइड में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और एक ई जो है वो वीक बेस है। पीएच वैल्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि जनरली जब भी दिया हो तो आप नंबर लाइन खींच लीजिएगा, 7 को मिडल में रखिएगा, वो न्यूट्रल है, और जो सबसे लेफ़्ट हैंड साइड में जितना ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या जिसकी सबसे कम पीएच वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है पीएच वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा पीएच वैल्यू में हाइड्रोनियम आयन दिया है या हाइड्रोक्सिल आयन दिया हुआ है, और पीएच वैल्यू निकालनी है, उसका पूरा एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक दे दूँगी, अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स पढ़ने हो तो आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स? द इंडिकेटर्स विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ज़रिए हम पता करते हैं कि वो जो सामने वाला कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, उसको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए हम पता करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी। तो अगर कोई एसिड होता है तो देखिए हल्दी का कलर रेड हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें बताते हैं कि किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस, उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है कि व्हाट इज़ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? पहले आप इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन एंड यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये लिचन से बनाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को, और इसका यूटिलाइजेशन इंडिकेटर की तरह किया जाता है, यानी इससे पता लगाया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है।
और नॉर्मली लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है इट इज़ पर्पल डाई, ये इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। तो यानी जब लिटमस सॉल्यूशन आपका ना ही एसिड है ना ही बेस, ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसका कलर पर्पल होता है। लेकिन इसी लिटमस सॉल्यूशन को अगर एसिड में हम डालते हैं, एसिड इसमें डाल देते हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर में बदल जाता है। और अगर इसी लिटमस सॉल्यूशन में हम कोई बेस डाल देते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें स्मेल होती है, तो उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर मीन्स स्मेल, ODOUR, चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, अलग अलग मीडियम में उनकी स्मेल अलग अलग हो जाती है, तो उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल है आपका प्याज, जैसे ओनियन है, वनीला है, क्लोव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके। कभी कभी हमारे दांत खराब होने लगते हैं, उसे टूथ डिके कहते हैं। टूथ इज़ मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड कैल्शियम हाइपॉक्सी एपेटाइट। टूथ हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। जब हमारा माउथ का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो इट स्टार्टेड डिकेइंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंटासिड्स, सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम लोगों के स्टमक में एक एसिड पाया जाता है HCl, ओके, जिससे फैट्स वगैरह को वो डाइजेस्ट करता है। तो कभी कभी हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड क्रिएट हो जाता है, तो हम कुछ ऐसे माइल्ड बेसेस लेते हैं जो कि उस एक्सेस एसिड को डिज़ोल्व करते हैं। तो उन माइल्ड बेसेस को, उन सब्सटेंसेस को जो कि उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे स्टमक में, उन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। तो फिर से डेफिनेशन देखिए, सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड्स। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप लेसन में आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके यूजेस है, तो उन कंपाउंड्स को मैंने समराइज़ किया हुआ है बेटा एक के बाद एक। तो सबसे पहला जो कंपाउंड लिया है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका फार्मूला याद कर लीजिए CaOCl2, और इसका फिर फार्मूला के बाद अगर आप इसका लेबोरेटरी में किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH2 में क्लोरीन जब पास कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड्स का चैप्टर है इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद कर लीजिए और उनका कॉमन नेम क्या है ये याद कर लीजिए। अगर आप ये लिख के नहीं याद करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद जो भी इस तरीके से कंपाउंड है आप कम से कम इसके दो यूजेस याद कर लीजिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूज़ हैं, प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है, क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम आता है, कलर बदलने के काम आते हैं, वुड पल्प को भी ये ब्लीच कर सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ब्लीचिंग पाउडर का समराइजेशन है। मेन बात यहाँ फिर से कहूँगी कि फॉर्मूला और उनका नाम बेटा ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे स्लेक्ड लाइम और ब्लीचिंग पाउडर, ये 2 फार्मूले पहले लिख के तैयार कीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड आपका है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो आप देखिए पहले फार्मूला देखिए, Na2CO3.10H2। देखिए यहाँ पे 10H2O दिया हुआ है, यानी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसका जो केमिकल नाम होगा वो केवल Na2CO3 से लिखा जाएगा। तो Na2 यानी सोडियम और CO3 यानी कार्बोनेट। तो इसका वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसके 2 यूजेस याद कर लीजिए। वॉशिंग सोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है पानी की हार्डनेस को ये रिमूव करता है। इसके अलावा इस सोप, ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। तो इसमें मैंने देखिए 3 स्टेप्स लिखे हैं, ये तीनों आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्लाइड कि सबसे पहले हम बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं।
तो सोडियम क्लोराइड यानी जिसको नमक कहते हैं ये लिया जाता है, अमोनिया लिया गया NH4, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब ये रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ें बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaHCO3। अब इसी बेकिंग सोडा को दोबारा से गर्म किया जाता है, जिसमें इसका जो हाइड्रोजन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव्ड हो जाए। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो फिर जो NaHCO3 है ये Na2CO3 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूट जाता है, यानी मेन हमें Na2CO3 मिलता है और इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब इस तरीके से बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा पाने के लिए इसको एक बार हीट करके फिर से इसमें वाटर मिलाया जाता है, और जब इसमें वाटर मिलाया जाता है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होकर के, वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड होकर के, और फिर ये हमारा वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाता है। अब मैं आपको बेकिंग सोडा बताने जा रही हूँ। तो बेकिंग सोडा का देखिए फॉर्मूला जो है NaHCO3, तो Na का सोडियम हो गया, H का हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट का CO3 हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो गया और ये केमिकल नेम। इसके क्या यूजेस हैं? इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक and it is also used as an antacids. It is also used in soda acid fire extinguisher and in making of breads. तो बेकिंग सोडा हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत हेल्प करता है और आग बुझाने में भी काम आता है। अभी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये मैंने अलग से लिख दिया है कि अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको एक साथ जब लिया जाता है तो फिर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा फॉर्म होता है लेबोरेटरी में। तो इस तरीके से इसका रॉ मटेरियल बेकिंग सोडा के लिए सोडियम क्लोराइड है और अमोनिया है मेन। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हमको स्टडी करना होता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा कंपाउंड होता है जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और भी इसके तरह तरह के इस्तेमाल होते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 0.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स केवल हाफ हैं और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मेन जो कंपाउंड होता है उसी से कैल्शियम सल्फेट इसका जो केमिकल नेम है, और हेमी हाइड्रेट लिखा है क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। और जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ यूज फॉर अ प्लास्टर फॉर अ फ्रैक्चर्ड बोन एंड फॉर मेकिंग टॉयज एक्सेट्रा। इसके बाद एक और कंपाउंड है जिप्सम। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपस में रिकन्वर्ट होते रहते हैं। जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल्स के हाफ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। कंपाउंड देखिए दोनों का सेम है, कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम को जब हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल जाते हैं और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिला देते हैं तो हमको जिप्सम वापस मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मेन बात आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको वाटर मिलाना है तो आपको जिप्सम मिलता है। जब आप चैप्टर को बीच में पढ़ते हैं जहाँ पे सॉल्ट्स का टॉपिक शुरू हो रहा है, वहाँ पर यह है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, यानी NaCl से NaOH बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी कि व्हाट आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोर अल्कली प्रोसेस। तो इसमें अल्कली प्रोसेस जब होता है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं उन्हें बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन वीडियो खत्म करने के पहले आप इसको और याद कर लीजिएगा, व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, अगर वो ऐसे होता है सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसे हम पानी में डाल देते हैं तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का बनता है उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है। तो इस तरीके से आपका जो मेन क्वेश्चन आता है ये कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए भी है, व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन, इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एसिड और बेस चैप्टर में ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लेसन्स के बीच में से हैं।
और उसके अलावा आपकी जो बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे चलते वीडियो को बंद करने के पहले ये भी बता दूँ, पीएच वैल्यू वाला टॉपिक ज़रूर तैयार कीजिएगा। और अगर कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।